मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्रीय पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे तिथि क्या है, तिथि के स्वामी कौन कौन से होते हैं, तिथि के प्रकार एवं किस मास में शून्य तिथियां होती हैं। इन सभी विषयों पर क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बात करेंगे कि तिथि क्या है, तिथि के स्वामी क्या कौन कौन से होते हैं, तिथि के प्रकार क्या है और किस मास में शून्य तिथि होती है। इन सभी विषयों को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं कि तिथि क्या होता है। हाँ, तिथि चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा 0 अंश पर हो जाता है, तब अमावस्या में जब सूर्य और चंद्रमा 0 अंश पर हो जाता है तो एवं सूर्य के 0 अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर आ जाए तो एक तिथि का भोग होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा 0 अंश पर हो जाता है, पहला प्रोसेस। दूसरा है सूर्य के 0 अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर आ जाए तो एक तिथि का भोग होता है, जिसे हम लोग प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं। पुनः ये कर्म आपको अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको 12 से कर्मेन मतलब 24 अंश तक द्वितीय तिथि हो जाएगा, 30 अंश तक तृतीय तिथि। ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम लोग इस कर्म को बढ़ाएंगे तब जाके अंतर होगा 100 अंश का। 180 अंश पर जब 180 अंश पर चंद्रमा हो जाए तो क्या हो जाएगा, उस तिथि को हम लोग पूर्णिमा तिथि के नाम से जानते हैं। मैंने ये जो बताया था एक प्रोसेस, सूर्य के 0 अंश से जब चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर होता है तो उसको हम लोग एक तिथि का भोग होता है, जिससे हम लोग प्रतिपदा तिथि कहते हैं। और यही जो कर्म है जो मैंने आपको बताई, ये कर्म अगर आगे बढ़ते जब सूर्य से चंद्रमा का अंतर 180 अंश पर हो जाता है तो उस तिथि को हम लोग पूर्णिमा तिथि के नाम से जानते हैं। तिथि गणना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है। तिथि के जो हम लोग गणना शुरू करते हैं, तिथि की जो शुरुआत करते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 360 अंश पर जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है तो उसको हम लोग अमावस्या तिथि कहते हैं। 360 अंश पर जब सूर्य और चंद्रमा मिलता है तो उस तिथि को हम लोग अमावस्या तिथि कहते हैं। तो ये तिथि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमने फोकस डाले। इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करते हैं तिथि के स्वामी के बारे में कि तिथि का स्वामी कौन से होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से। तिथि प्रतिपदा के तिथि का स्वामी हो गए अग्नि। द्वितीय तिथि के स्वामी हो गए ब्रह्मा। तृतीया स्वामी के स्वामी हो गए गौरी। चतुर्थी तिथि के स्वामी हो गए गणेश। पंचमी तिथि के स्वामी हो गए नाग। मैं आपको फिर से बतला दूं, प्रतिपदा तिथि के स्वामी हो गए अग्नि। द्वितीय तिथि के स्वामी हो गए ब्रह्मा। तृतीय स्वामी के हो गए गौरी। चतुर्थी तिथि के स्वामी हो गए गणेश और पंचमी तिथि के स्वामी हो गए नाग। अब हम लोग बात करते हैं षष्ठी तिथि के स्वामी हो गए कार्तिकेय। सप्तमी तिथि के स्वामी हो गए सूर्य। अष्टमी तिथि के स्वामी हो गए शिव। नवमी तिथि के स्वामी हो गए दुर्गा। 10वीं तिथि के जो स्वामी हैं यम या काल, कुछ भी कह सकते हैं, यम या काल दोनों में से कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। और एकादशी तिथि के जो स्वामी हो गए विश्वदेवा हो गए। द्वादशी
द्वादशी तिथि के स्वामी हो गए विष्णु, त्रयोदशी तिथि के स्वामी हो गए कामदेव, चतुर्दशी तिथि के स्वामी हो गए शिव और पूर्णिमा तिथि के स्वामी हो गए चंद्र और अमावस्या तिथि के स्वामी हो गए आपको पितर। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथि के स्वामी के बारे में मैंने जानकारी आपको दी। मैं आपको फिर से बतला दूं एक से लेके पूरे क्रमबद्ध तरीके से। प्रतिपदा तिथि के स्वामी हो गए अग्नि, द्वितीय तिथि के स्वामी हो गए ब्रह्मा, तृतीय तिथि के स्वामी हो गए गौरी, चतुर्थी तिथि के स्वामी हो गए गणेश, पंचमी तिथि के स्वामी हो गए नाग, षष्ठी तिथि के स्वामी हो गए कार्तिकेय, सप्तमी तिथि के स्वामी हो गए सूर्य, अष्टमी तिथि के स्वामी हो गए शिव, नवमी तिथि के स्वामी हो गए दुर्गा, दसवीं तिथि के स्वामी हो गए यम या काल और एकादशी तिथि के स्वामी हो गए विश्व देवता। द्वादशी तिथि के स्वामी हो गए आपको विष्णु, त्रयोदशी तिथि के स्वामी हो गए कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी हो गए आपको शिव और पूर्णिमा तिथि के स्वामी हो गए चंद्र और अमावस्या स्वामी के तिथि हो गए पितर। तो अभी हमने आपको तिथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी है। तो मैंने पहले आपको तिथि के बारे में कुछ समझाया कि तिथि क्या है, उसके बाद तिथि के स्वामी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं तिथि के प्रकार। तिथि कितने प्रकार के होते हैं? तो तिथि 5 प्रकार के होते हैं। तिथि 5 प्रकार के होते हैं। नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। ये 5 प्रकार के तिथि होते हैं। तो नंदा तिथि के जो अंतर्गत आता है, नंदा तिथि के जो अंतर्गत आता है आपको बता दूं, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये आपको नंदा तिथि के अंतर्गत आते हैं। नंदा तिथि के अंतर्गत आता है प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी। ये आपको भद्रा तिथि के अंतर्गत तिथियां जो आती हैं। जया तिथि के अंतर्गत आती है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। ये आपको जया तिथि के अंतर्गत आते हैं। जया तिथि के अंतर्गत आते हैं तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता तिथि के अंतर्गत आते हैं चतुर्थी, नवमी और फिर चतुर्दशी। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्णा तिथि के अंतर्गत आते हैं पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। तो ये अभी हमने आपको बताया तिथि के प्रकार, जो 5 प्रकार होते हैं। और पांचों तिथि में 3-3 तिथि जो समाहित है उसके बारे में हमने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न किया। नंदा तिथि के अंतर्गत कौन कौन आता है, भद्रा तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आती है, जया तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आती है, रिक्ता तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आती है और पूर्णा तिथि के अंतर्गत कौन कौन तिथि आती है। तो ये मैंने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में कहीं से भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो अभी तो मैंने अभी आपको 3 क्रमबद्ध तरीके से, पहले तिथि क्या है, तिथि के स्वामी कौन से होते हैं और तिथि कितने प्रकार के होते हैं, इन विषयों पर चर्चा किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि किस मास में शून्य तिथियां होती हैं। मतलब मास शून्य तिथियां कौन कौन से होती हैं, कौन से मास शून्य तिथियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जो मास शून्य तिथियां होती हैं। तो कौन कौन से मास शून्य तिथि होते हैं। तो पहला चैत्र का जो होता है, दोनों पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि आपको शून्य तिथि होती है। चैत्र मास के दोनों पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि आपको शून्य तिथि होती है। वैशाख के दोनों पक्ष की द्वादशी तिथि शून्य तिथि होती है। वैशाख के दोनों पक्षों के द्वादशी तिथि शून्य तिथि होती है। ज्येष्ठ जिसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी
और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, ये आपको शून्य तिथि होती है। ज्येष्ठ का हो जाता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, ये आपको शून्य तिथि होती है। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की षष्ठी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ये शून्य तिथि होती है। कब? आषाढ़ में। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ये आपको शून्य तिथियां होती है। श्रावण, श्रावण में दोनों पक्ष की द्वितीया एवं तृतीया, ये आपको शून्य तिथि होती है। श्रावण में दोनों पक्ष की द्वितीया और तृतीया, ये आपको शून्य तिथि होती है। भाद्र, दोनों पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, ये आपको शून्य तिथि होती है। दोनों पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, ये दोनों शून्य तिथियां होती हैं। अश्विन, दोनों पक्ष की दशमी एवं एकादशी, दोनों पक्ष के पक्षों की दशमी और एकादशी, ये शून्य तिथियां होती हैं। कार्तिक, कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ये आपको शून्य तिथियां होती हैं। अगहन, दोनों पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, ये आपको शून्य तिथियां होती है। पौष, जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों पक्षों की चतुर्दशी एवं पंचमी, दोनों पक्षों के चतुर्दशी एवं पंचमी, ये आपको शून्य तिथियां होती है। माघ, कृष्ण पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी, कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी, ये आपको माघ में शून्य तिथियां होती है। फाल्गुन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और शुक्ल पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये आपको फाल्गुन में शून्य तिथियां होती है। तो मैंने अभी आपको एक क्रमबद्ध तरीके से 12 मास के बारे में, किस मास में कौन सी तिथि शून्य तिथि होती है, उसके बारे में हमने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया या प्रयत्न किया। इसमें से कुछ एक चीज़ और है, ये मास शून्य तिथियां होती है जो मैंने आपको बोला था, इसमें कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। मतलब इसका जो सारांश, अगर हम लोग बताने का सारांश, मुख्य उद्देश्य जो हम इस तिथि के बारे में बता रहे हैं, इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि इस मास में, इस तिथि में किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो आपके लिए काफ़ी फलदायी या क्या कहते हैं उसको हम लोग, फलदायी नहीं होगा, हानिकारक ही होगा। इसलिए खास करके इस मास में, इस तिथि में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से बचें, वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो आज हमने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से तिथि क्या है, तिथि के स्वामी कौन कौन से होते हैं, तिथि के प्रकार क्या क्या हैं और किस मास में कौन सी तिथि शून्य तिथि होती है, इन सभी बिंदुओं पे क्रमबद्ध तरीके से हमने बात किया। आप इन सभी तिथि को जो मैंने आपको बताया, इन सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुने, अध्ययन करें, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।